हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। मैं अभिनव जैन फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स फंडे की इस वीडियो में, जिसमें चैप्टर अपना चल रहा है वेक्टर्स एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स नाम का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर सेकंड पार्ट आ रहा है, दैट इज ट्रायंगल लॉ फार्मूला। पिछली वीडियो में हमने देखा कि ट्रायंगल लॉ की मदद से हम दो वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करते हैं, और जो पिछली वीडियो में इलस्ट्रेशंस लिए गए थे वो बड़े ही आसान थे कि किसी में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था तो किसी में इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा था, आसान आसान ट्रायंगल्स बन रहे थे। सवाल ये उठ रहा था कि अगर कोई इन जनरल कोई भी और रेगुलर ट्रायंगल या स्केलीन ट्रायंगल बन गया जिसके अंदर कोई सिंपल चीज़ें नहीं होती, तो उस केस में हम रिजल्टेंट वेक्टर को के मैग्नीट्यूड को एंड डायरेक्शन को किस तरह से जज करेंगे। तो उसी के लिए ये वीडियो है, दैट इज ट्रायंगल लॉ का हम एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं इस वीडियो में, जिस फॉर्मूले से हम कुछ और बातें, कुछ और इंटरप्रिटेशंस भी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट ट्रायंगल लॉ फार्मूला। ट्रायंगल लॉ का बेसिक बात एक बार दोबारा से मैं यहाँ रिवाइज करवा देता हूँ कि किसी भी एक ए वेक्टर के हेड पे अगर दूसरा बी वेक्टर की टेल रखी जाए, तो इनिशियल टेल मतलब यहाँ से और फाइनल हेड तक को मिलाने वाला वेक्टर इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि कॉमन सेंस की एक बात है। डिस्प्लेसमेंट वाले मैंने एक तरीके से पिछली वीडियो में इसको समझाया था। तो ग्रीन वाला वेक्टर क्या है? रिजल्टेंट वेक्टर। तो अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, इस रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब ग्रीन वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मतलब इसकी लेंथ फाइंड करनी है, और इसकी डायरेक्शन के नाम पे हम ये एंगल फाई नाम का ये एंगल रख दिया मैंने, तो ये फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन क्या क्या है डेरिवेशन में? गिवन है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में एकदम सारी जानकारी हमें गिवन है, इन दोनों की डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड्स गिवन है। तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को थोड़ी देर के लिए मैं सिंपली ए सिंबल दे रहा हूँ विदाउट एनी एरो साइन। बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए मैं बी सिंबल दे रहा हूँ विदाउट एनी एरो साइन। एंड थीटा हमें गिवन है क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस हमें पता है। थीटा याद करो, एंगल दो वेक्टर्स के बीच में कैसे देखते हैं, ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। इस एंगल को, इस वाले एंगल को एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर मत बोल देना, क्योंकि यहाँ पे हेड से टेल मिली हुई है। टेल से टेल मिलने पे एंगल देखा जाता है। तो जब ए वेक्टर को आगे डॉटेड लाइन के अलोंग डिस्प्लेस करोगे तो ए वेक्टर की टेल बी वेक्टर की टेल से मिलेगी और थीटा एंगल बनेगा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हेयर। तो थीटा इज गिवन। ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फाइनल हेड है बी वेक्टर का फाइनल हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं मैं ए वेक्टर वाली लाइन के अलोंग, डॉटेड लाइन के ऊपर। ठीक है, तो यहां से एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अच्छा, अब ये एक बड़ा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल एक बड़ा सा दिख रहा है। तो मैं इनके कुछ नाम भी रख देते हैं। लेट्स से ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये कोई पी पॉइंट है, लेट्स से। तो सबसे पहले ये देखो, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए पी एक्स लेंथ चाहिए। पी एक्स लेंथ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अवर रिजल्टेंट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अच्छा, तो हाइपोटेन्यूज चाहिए हमें इस बड़े ट्रायंगल का। तो अगर हम बेस की बात करें, क्या हमें बेस पता है? ये वाली लेंथ हमें पता है, दिस इज ए वेक्टर का मॉड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या सिंपली इसे मैं ए सिंबल लिख रहा हूं विदाउट एरो। वाई जेड लेंथ क्या हमें पता है? ये वाई जेड लेंथ भी ध्यान से सोचो, ये हमें पता है। इस छोटे ट्रायंगल में देखो, पी वाई जेड वाले ट्रायंगल में देखो, पी वाई जेड ट्रायंगल के अंदर कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की हमें तलाश है, तो वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा। सिमिलरली ये परपेंडिकुलर वाली हाइट भी पता है हमें इस छोटे राइट एंगल ट्रायंगल पी वाई जेड में। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। ऑलराइट, तो इसमें इन ट्राइंगल पी एक्स जेड, जो बड़े वाला राइट एंगल ट्राइंगल है पूरा पी एक्स जेड, अब मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि इसी की साइड हमें हाइपोटेन्यूज वाली साइड चाहिए। इसका हाइपोटेन्यूज है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, विच कैन बी रिटन एज, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस क्या है? बेस है ए प्लस बी कॉस थीटा, अभी हम सोचा हमने। एंड परपेंडिकुलर क्या है इस बड़े ट्रायंगल का? दैट इज बी साइन थीटा। तो ये यहां से एक फॉर्मूला तैयार हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ध्यान से नोट कर लेना इस चीज को, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो यहां से क्या बन रहा है? फॉर्मूला अपना निकल के आ रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू रूट ऑफ, जब ये दोनों स्क्वेयर्स ओपन करेंगे तो एक पहले ब्रैकेट में से एक ए स्क्वायर निकलेगा प्लस एक बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा निकलेगा। वो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अगले इस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से
ऐड होके क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर सब जानते हैं, दैट इज 1। तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। और इस ब्रैकेट में एक चीज और निकलेगी, दैट इज 2ab cos थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, जो कि हमें याद रखना है हमेशा, ट्रायंगल लॉ का फॉर्मूला, रिमेंबर ऑलवेज। ठीक है, बची बात डायरेक्शन की, कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा। तो इसका एंगल विद ए वेक्टर, जो कि फाई कह रहे हैं, ये फाई भी अपना ऑलरेडी निकल चुका है। बड़े ट्रायंगल को अगर हम देखें, पी एक्स जेड वाले ट्रायंगल को, तो tan फाई कैन बी रिटन एज दिस परपेंडिकुलर लेंथ पी जेड अपॉन बेस लेंथ एक्स जेड। तो tan फाई, अगले पेज पे लिख रहा हूं, tan फाई कैन बी रिटन एज पी जेड अपॉन एक्स जेड। पी जेड लेंथ जो थी दैट वाज बी साइन थीटा अपॉन एक्स जेड लेंथ या बेस जो था बड़े ट्रायंगल का, वो था ए प्लस बी कॉस थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, जिसमें प्रॉपरली अगर लिखना है तो फाई को कैसे लिखेंगे, फाई कैन बी रिटन एज एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है ये फाई। अब ए और बी देखो नाम हमेशा बदलते रहेंगे, कभी पी क्यू वेक्टर आ जाएंगे, कभी F1 F2 दो फोर्सेज आ जाएंगे। कोई भी दो वेक्टर्स हो, नामों में कंफ्यूज नहीं होना, एक को हम फर्स्ट वेक्टर बोल देंगे, एक को हम सेकंड वेक्टर बोल देंगे मन ही मन। तो फर्स्ट वेक्टर अगर हम ए को बोल रहे हैं, तो पहले वाले वेक्टर के साथ रिजल्टेंट वेक्टर का ये एंगल है, जिसका हम फॉर्मूला यहां पे याद कर रहे हैं। दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमेशा याद रखने हैं। डायरेक्शन के लिए ये फॉर्मूला, एंड मैग्नीट्यूड के लिए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। दैट वाज द मैग्नीट्यूड फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आगे बढ़ते हैं, आई होप क्लियर होगा यहाँ पे डेरिवेशन किस तरह से हुई है ट्रायंगल लॉ के फॉर्मूलों की। अगली स्लाइड पे आते हैं। सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। टू फोर्सेस F1 एंड F2 ऑफ मैग्नीट्यूड्स 4 न्यूटन एंड 5 न्यूटन रिस्पेक्टिवली आर एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक। इस तरह के पिछली वीडियो में भी हमने सवाल देखे थे, बट उसमें कुछ खूबसूरत से ट्रायंगल्स बन गए थे। यहाँ पे देखते हैं, तो F1 और F2 4 और 5 न्यूटन्स के हैं, मैग्नीट्यूड भी इनके डिफरेंट हैं, और इक्विलेटरल या राइट एंगल ट्रायंगल भी बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर हम F2 की टेल को F1 पे रखें, एक बार बना के भी देख लेते हैं डायग्राम। F1 वेक्टर कुछ इस तरह का है, जिसका मैग्नीट्यूड है 4 का, और F2 वेक्टर कुछ इस तरह का है, जिसका मैग्नीट्यूड है 5 का। अगर मैं F2 की टेल को F1 के हेड पे रखता हूं, तो रिजल्टेंट जो बनेगा, रिजल्टेंट वुड बी समथिंग लाइक दिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ कोई इक्विलेटरल या कोई राइट एंगल या कोई अच्छा सा कोई ट्रायंगल तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। डायरेक्टली ट्रायंगल लॉ से तो काम नहीं चल रहा। तो सबसे पहले देखो, ट्रायंगल, जब भी दो वेक्टर की एडिशन की बात आएगी, सबसे पहले तो हमारा दिमाग ट्रायंगल लॉ में ही चलेगा कि ट्रायंगल लॉ से क्या डायरेक्टली ही हो जाए। नहीं चल रहा तो हम फॉर्मूले को याद कर लेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूँ। दोनों के बीच में एंगल 37 है। इस डायग्राम के अंदर अगर हम बनाएं तो यहाँ कहीं बनेगा वो 37 डिग्री F1 और F2 वेक्टर के बीच में। तो टोटल फोर्स दैट इज F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर का मॉड, केवल मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा रहा हूं, रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 2ab cos थीटा। थीटा की जगह 37 डिग्री। cos 37 याद होगा, cos 37 इज नथिंग बट 4/5। तो ये अगर 4/5 है तो एक 5 तो कट ही जाएगा, यहाँ पे बैठा ही एक 5, तो ये बन रहा है रूट ऑफ 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4/5। एक 5 कैंसिल हो गया, एक 5 कैंसिल होने के बाद ये बन रहा है 32। 4 इंटू 4 16 इंटू 2 32। नेट कितना बन रहा है, दैट इज रूट 73 न्यूटन्स। तो नेट फोर्स इस ब्लॉक पे रूट 73 न्यूटन्स का है। ये तो हुआ मैग्नीट्यूड। एंड डायरेक्शन कैसी है, डायरेक्शन के लिए भी हमने फॉर्मूला निकाल रखा है, उसको लगा देते हैं। tan फाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। अब मैं यहाँ b किसको मान रहा हूँ, F2 को मैं मन ही मन b मान रहा हूँ और F1 को मन ही मन a मान रहा हूँ। तो b साइन थीटा, थीटा की जगह 37 अपॉन a प्लस b cos थीटा। ठीक है, तो ये बन रहा है साइन 37 इज 3/5, 3/5 इंटू 5 इज 3 अपॉन 4 प्लस 4, तो ये बन रहा है 3/8। तो एंगल जो बन रहा है रिजल्टेंट वेक्टर का, दैट इज tan इनवर्स 3/8। तो ये हुआ डायरेक्शन का आंसर।
और ये रहा मैग्नीट्यूड का आंसर। इसको ड्रॉ भी कर देते हैं। ओरिजिनल डायग्राम में अगर इसे ड्रॉ करें तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर कुछ इस तरह से बनेगा, F1 प्लस F2, जिसका ये वाला एंगल हमने सॉल्व किया, दैट इज tan इनवर्स 3/8 ए वेक्टर के साथ बोलो या F1 वेक्टर के साथ बोलो, और इसका मैग्नीट्यूड हमने सॉल्व किया, दैट इज √73। तो आई होप क्लियर होगा। फॉर्मूला बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी कोई खूबसूरत ट्रायंगल नहीं बनेगा तब हम फॉर्मूलों को याद कर लेंगे और बस। लेकिन ये शर्त है कि ट्रायंगल लॉ दो ही वेक्टर्स की एडिशन का फॉर्मूला देता है। अगर 3 या 4 वेक्टर्स आ जाएं तो हम किस तरह से काम करेंगे, क्या फॉर्मूले बनेंगे या क्या मेथड्स बनेंगे, उनकी आने वाली वीडियोस में डिस्कशन होने वाली है। डोंट वरी, आगे बढ़ते हैं। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग वेक्टर एडिशन। वेक्टर्स जो हमने ट्रायंगल लॉ देखा, ट्रायंगल लॉ का फॉर्मूला देखा, उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान में रखनी है या जो क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान तुम्हें कुछ कुछ जगहों पे दिखेंगी। पहला पॉइंट, नोट नंबर 1, वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव होती है। मतलब ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करो या बी वेक्टर में ए वेक्टर को ऐड करो, एक ही बात है। कैसे एक बात है, ज्योमेट्रिकली इसे देख भी लेते हैं। जैसे ये ए वेक्टर है, इसके हेड पे बी वेक्टर की टेल को रखा तो रिजल्टेंट इनिशियल टेल से फाइनल हेड को मिलाने वाला ये रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कहलाया जाएगा। अच्छा, अगर उल्टा काम करके देखें तो पहले बी वेक्टर को उठाया, देखो सेम वही बी वेक्टर है, दूसरा चेंज नहीं किया है मैंने, सेम बी वेक्टर वही उठाया, इसके हेड पे ए वेक्टर की टेल को रखा, सेम ए वेक्टर उठाया, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रखे हैं। तो इनिशियल टेल इस बारी, इनिशियल टेल ये हो गई है बी वेक्टर वाली टेल, एंड फाइनल हेड हो गया ये, इनिशियल टेल से फाइनल हेड को मिलाने वाला ये रिजल्टेंट वेक्टर b प्लस ए कहलाया जाएगा एज पर ट्रायंगल लॉ। अब ध्यान से अगर इन दोनों फिगर्स को घूरोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये तो कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि साइड सेम है, एंगल्स भी सेम है, सब कुछ सेम है इन दोनों डायग्राम्स के अंदर। तो दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है a प्लस बी करने से या b प्लस ए करने से एक ही आया है, सेम डायरेक्शन एज वेल एज सेम मैग्नीट्यूड। तो छोटी सी बात है, याद रखनी है, a प्लस बी करो या b प्लस ए, यही चीज़ अपनी स्केलर्स में भी हुआ करती थी, 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, एक ही बात है। वेक्टर्स में भी वही सेम चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड का हमने फॉर्मूला देखा, that is root of a square plus b square plus 2ab cos theta, where theta is the angle between two vectors। इनके दो स्पेशल केसेस बना रहे हैं। अपन ने एंगल के बारे में भी एक पॉइंट नोट किया था पहली वीडियो में कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में ही होता है। एक्सट्रीम केस में जाएं तो या तो 0 डिग्री हो सकता है या 180 डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री हो सकता है। 0 डिग्री कब होता है, जब दो वेक्टर्स पैरेलल हो। 180 डिग्री कब होता है, जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल या ऑपोजिट हो। तो अगर पैरेलल वेक्टर्स हो जाएं, एक्सट्रीम केसेस सोच रहे हैं, इस फॉर्मूले के अंदर डाल के देख रहे हैं कि अगर मैं थीटा की जगह 0 डिग्री डाल दूं, इस थीटा की जगह अगर 0 डिग्री डाल दूं तो ये फॉर्मूला तो बन जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या बना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया रूट के अंदर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट मतलब a प्लस बी। मतलब पैरेलल वेक्टर्स अगर हैं तो उनकी एडिशन बिल्कुल स्केलर्स की तरह होती है। अगर दो पैरेलल वेक्टर हैं, एक 2 एक 3, तो दोनों की एडिशन क्या बनेगी, सिंपली 2 प्लस 3 इज 5। या सिंपली ऐसे बोल दो कि भाई एक ब्लॉक है, फोर्सेस की टर्म्स में अगर सोचो, एक ब्लॉक पे एक बंदा राइट साइड में फोर्स लगा रहा है 2 न्यूटन का, एक बंदा राइट साइड में ही फोर्स लगा रहा है 3 न्यूटन का, तो नेट फोर्स कितना बनेगा, सिंपल एडिशन हम कर सकते हैं, दैट इज 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। अगर डायरेक्शंस अलग अलग होंगी तो ऐड करने में दिक्कत होती है, तब हम फॉर्मूले को याद करते हैं। सिमिलरली अगर एंटी पैरेलल फोर्सेस हैं, अगर एक फोर्स, एक वेक्टर ऐसे है राइट साइड में 5 का, एक वेक्टर उल्टा है लेफ्ट साइड में 5 का, तो नेट कितना बन जाएगा, 5 प्लस 5 10 थोड़ी ना हो जाएगा, दैट इज 0 बन जाएगा, क्योंकि ब्लॉक कहीं नहीं जाने वाला। दोनों साइड अगर 5 न्यूटन्स के फोर्स लग रहे हैं तो नेट फोर्स विल बी 0। तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स के केस में हम बोल सकते हैं कि वेक्टर एडिशन के नाम पे दोनों के मैग्नीट्यूड्स, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, दोनों के मैग्नीट्यूड्स की सब्ट्रैक्शन। चेक भी कर सकते हो फॉर्मूले से, थीटा को 180 डिग्री डाल के देखो तो ये बन जाएगा कॉस 180 डिग्री -1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दैट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट दैट इज a माइनस बी। अब सोचो मैंने ये दो यहां पे ये मॉडुलस क्यों लगाया, ये मॉड क्यों लगाया। मान लो a वेक्टर 5 है, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, तो 5 माइनस 3 2 लिख देंगे। मान लो उल्टा है,
अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, तो क्या यहाँ पे -2 लिख दोगे? तो यहाँ -2 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। बहुत बार बोल रहा हूँ मैं इस बात को, मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का नेगेटिव नहीं होता। तो इसलिए या ऐसे बोल दो, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेने पे नेगेटिव आंसर नहीं लिखते हैं हम। नेगेटिव आंसर तब लिखते हैं जब स्क्वायर रूट के बाहर एक माइनस हो। मतलब √4 की वैल्यू +-2 नहीं होती, √4 की वैल्यू 2 होती है, मतलब +2 होती है, दैट्स इट। अगर -√4 लिखा है तो हम उसे -2 बोलेंगे। तो रूट सिंबल हमेशा एक पॉजिटिव आंसर ही प्रोड्यूस करता है, ये बात ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए यहाँ पे भी मॉड लगा दिया। ये मॉड स्केलर्स के आगे लगा हुआ है। ये ए और बी क्या है, बिना एरो के लिखे हैं ए और बी, तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड्स हैं। मैग्नीट्यूड्स की सब्ट्रैक्शन, मतलब एक स्केलर जिसमें कोई डायरेक्शन छुपी नहीं हुई, मैग्नीट्यूड की सब्ट्रैक्शन अगर नेगेटिव आएगी तो हम उसका मॉड ले लेंगे, पॉजिटिव आएगी तो उसको एज इट इज कंसीडर कर लेंगे। तो उसी लिए ये मॉड लगाया गया है। आई होप क्लियर होगा। अच्छा, अब ये दोनों जो एक्सट्रीम केसेस हैं, इन दोनों एक्सट्रीम केस में हमारा ट्रायंगल लॉ का डायग्राम कैसे बनेगा, वो डायग्राम में ट्रायंगल नज़र नहीं आ रहा होता हमें। अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री के अलावा कोई एंगल होता है तो हमें ट्रायंगल बनता हुआ नज़र आ जाता है, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए। बट अगर ये दोनों स्पेशल केसेस हों, एक्सट्रीम केसेस हों, तो नो ट्रायंगल इज फॉर्म्ड इन द ट्रायंगल लॉ डायग्राम। कैसे? जैसे एग्जाम्पल वही लेके देख लेता हूँ। मान लो ए वेक्टर इस तरह का है जिसका मैग्नीट्यूड है 2, बी वेक्टर इस तरह का है जिसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से 5। तो इन दोनों की एडिशन क्या बनेगी? अब दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है, दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, और मैंने बी वेक्टर की टेल को ए के हेड पे ऑलरेडी रखा हुआ है, तो दोनों एक ही लाइन के अलोंग हो गए। अब इनिशियल टेल कौन सी है? इनिशियल टेल ये वाली है। फाइनल हेड कौन सा है? फाइनल हेड ये वाला है। तो इनिशियल टेल से फाइनल हेड को मिलाने वाला वेक्टर अगर तुम देखोगे तो इसको ओवरलैप करता हुआ चला जाएगा और कोई ट्रायंगल बनता हुआ नजर नहीं आएगा। यहां से और यहां तक अगर मैं एक वेक्टर बनाऊं, साइड में बना रहा हूं मैं ताकि ओवरलैपिंग नजर ना आए, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कुछ इस तरह का बनेगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा 7। तो यहाँ पे इन तीनों वेक्टर्स से मिलता हुआ हमें कोई ट्रायंगल नजर नहीं आ रहा। सिमिलरली अगर एंटी पैरेलल वेक्टर्स लूं, मान लो यही दोनों ले लेते हैं। एक ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 2, एक बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5। थोड़ा सा अलग बना रहा हूं क्योंकि दोनों की ओवरलैपिंग में डायग्राम कंफ्यूजन भरा हो जाएगा। बी वेक्टर की टेल को मुझे ए वेक्टर के हेड पे रखना था, यहां इस जगह पे बी वेक्टर की टेल को रखना था, मैंने थोड़ा सा नीचे बना दिया उसे। तो अब इनिशियल टेल कौन सी है? इनिशियल टेल है ये वाली जहां से डायग्राम शुरू हुआ है। फिर ये और ये दोनों कंबाइंड है, और फाइनल हेड कौन सा है? ये वाला। तो इनिशियल टेल से फाइनल हेड का जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, दैट रिजल्टेंट वेक्टर विल बी समथिंग लाइक दिस। तो दिस वेक्टर, इसको a माइनस बी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे a वेक्टर प्लस b वेक्टर, क्योंकि हम ट्रायंगल लॉ ही यूज कर रहे हैं, बेसिक ट्रायंगल लॉ यूज कर रहे हैं। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लेफ्ट साइड में नजर आ रहा है और उसका मैग्नीट्यूड 3 नजर आ रहा है, 5 - 2। तो जो कि मैंने बताया कि दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स के डिफरेंस उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बन जाता है इन ट्रायंगल लॉ डायग्राम। तो आई होप ये दोनों चीज़ें ट्रायंगल लॉ के डायग्राम से भी क्लियर होंगी। बस फर्क ये है कि ट्रायंगल लॉ के डायग्राम में ट्रायंगल नजर नहीं आ रहा, रूल्स वही हैं अपने ऑब्वियसली। और थोड़ी कॉमन सेंस की भी बातें हैं, बार बार ट्रायंगल बनाने की लोड भी नहीं है अपने को, कॉमन सेंस यूज कर सकते हो। वही फोर्सेज वाली बात यूज कर सकते हो कि अगर दो बंदे एक ब्लॉक को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे तो दोनों के फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। अगर इक्वल है तो एकदम ही जीरो हो जाएगा, और उस जीरो को हम एडिशन ऑफ दोज टू फोर्स वेक्टर्स बोलेंगे। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 क्या है? इन जनरल फॉर एनी ट्राइंगल एज पर ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ का फॉर्मूला जो अभी हमने देखा, a² + b² + 2ab cos थीटा का रूट। उसके दो एक्सट्रीम केसेस हमने इस पिछली स्लाइड में देखे कि मैग्नीट्यूड जो है वो थीटा, अब सोच के देखो, कॉस थीटा जब मैक्सिमम होगा, कॉस थीटा जब मैक्सिमम होगा तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी मैक्सिमम होगा। कॉस थीटा मैक्सिमम 1 हो सकता है पैरेलल वेक्टर्स के लिए। मतलब ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है a + b, ये मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड है दो वेक्टर्स के बीच में। मतलब दोनों वेक्टर्स जब पैरेलल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम बनता है।
और जब दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं तो कॉस थीटा -1 बन जाता है, -1 से कम वो जा नहीं सकता, तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिनिमम बनता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इज व्हेन थीटा इज 0, मिनिमम पॉसिबल रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इज व्हेन थीटा इज 180 या एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो इन दोनों बातों से, इन दोनों एक्सट्रीम केसेस को स्टडी करके ही नोट नंबर 3 बना है अपना। वो क्या कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा ए प्लस बी से छोटा रहेगा एंड ए माइनस बी से बड़ा रहेगा, या ए माइनस बी के मॉड से बड़ा रहेगा, जो मैग्नीट्यूड्स की सब्ट्रैक्शन के मॉड से बड़ा रहेगा। यही बात हमने नोट नंबर 2 में भी देखी। अच्छा, इसी चीज को तुमने छोटी क्लासेस में 9th-10th के अंदर किसी और रूप में इस बात को पढ़ा हुआ है। कैसे पढ़ा हुआ है देखो, दिस स्टेटमेंट, दिस इक्वेशन कैन बी स्टेटेड एज सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ट्राइंगल लॉ के डायग्राम में इन जनरल एक ट्राइंगल बनता है ना। इसका एक साइड कौन सी है, एक साइड का मैग्नीट्यूड है ए, दूसरी साइड का मैग्नीट्यूड है बी, और तीसरी साइड का मैग्नीट्यूड है ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड। ठीक है, ये तीन साइड्स हैं अपनी, ए बी और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड। इन तीनों में यहाँ पे ये इक्वेशन क्या कह रही है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड हमेशा ए प्लस बी से छोटा होगा, मतलब दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। हम ये बात बोल सकते हैं। सिमिलरली हम एक बात और भी बोल सकते हैं कि दो साइड्स का डिफरेंस, ए और बी का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से हमेशा छोटा होगा। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज स्मॉलर, ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। हाँ, ये जो इक्वल टू दिख रहे हैं तुम्हें इस इक्वेशन में, यहाँ इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू, ये दो एक्सट्रीम स्पेशल केसेस हैं जिसका लेना देना नहीं है। ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो ट्रायंगल की हम बात कहीं बोलेंगे फिर उस केस में। ठीक है, तो ये इक्वल टू के निशान बस तुम्हें ट्रायंगल लॉ के फॉर्मूले की मदद से और पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स वाले स्पेशल केस की वजह से ही दिख रहे हैं। अदरवाइज इन जनरल किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होता है और दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से हमेशा छोटा होता है। ये बात पहले भी पढ़ी हुई है और अब याद भी रखनी है। ट्रायंगल लॉ की मदद से इसकी डेरिवेशन हुई है इस वीडियो के अंदर। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सवाल देखते हैं पहले इस बात पे कि दो वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड्स हैं 7 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, दोनों के बीच की डायरेक्शन दे नहीं रखी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है। तो अभी अभी हमने नोट नंबर 3 में यही देखा कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, अगर मैं इनको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर बोल दूं, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा ए प्लस बी मतलब 7 प्लस 10 से छोटा होगा, 17 से छोटा होगा। इक्वल भी हो सकता है अगर वो पैरेलल हो जाए तो। और इन दोनों का जो डिफरेंस है 7 और 10 का डिफरेंस माने 3 से हमेशा बड़ा होगा। इक्वल भी हो सकता है अगर एंटी पैरेलल हो जाए तो ये पूछ रहे हैं मैग्नीट्यूड क्या नहीं हो सकता। तो 17 और 3 के बीच में सारे नंबर हो सकते हैं। 17 हो सकता है, 12 हो सकता है, 4 हो सकता है, 19 नहीं हो सकता। तो 19 इज अवर आंसर हेयर। 10 और 7 के वेक्टर एडिशन 19 नहीं बन सकती, मैक्सिमम 17 बन सकती है, वो भी तब जब वो पैरेलल हो जाए। मिनिमम 3 बन सकती है जब वो एंटी पैरेलल हो जाए। तो आई होप क्लियर होगा। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही। आगे नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 के अंदर एक पैरेललोग्राम लॉ। कई किताबों में अलग से हेडिंग डली होती है बड़ी सी कि पैरेललोग्राम लॉ नाम की एक चीज है, जिसको यहाँ पे हम क्लियर कर रहे हैं। पैरेललोग्राम लॉ क्या है? एक अल्टरनेट वर्जन ऑफ ट्रायंगल लॉ है। ट्रायंगल लॉ क्या सिखाता है? हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना सिखाता है। पैरेललोग्राम लॉ क्या सिखाता है? वो भी दो वेक्टर्स को ऐड ही करना सिखाता है, बस उसके बात करने का तरीका अलग है। ठीक है, डायग्राम भी थोड़ा सा अलग बनता है। ट्रायंगल लॉ के डायग्राम में ट्रायंगल बनता है, तो ऑब्वियसली पैरेललोग्राम लॉ के डायग्राम में पैरेललोग्राम बनेगा। तो ट्रायंगल लॉ मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, पैरेललोग्राम लॉ एक्सप्लेन कर रहा हूं। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर हम ए वेक्टर लें, ए वेक्टर और बी वेक्टर कोई भी दो वेक्टर्स हैं, उनकी पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से टेल ज्वाइन रखनी है। सबसे पहली चीज, ट्रायंगल लॉ में हम क्या करते थे? हेड टू टेल फॉर्मेशन लिखते थे। हेड टू टेल फॉर्मेशन में वेक्टर्स को ड्रॉ करते थे। पैरेललोग्राम लॉ के अंदर हम टेल टू टेल ज्वाइन करके या कॉमन टेल रखेंगे और वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे। सबसे अच्छी बात तो एक तो यहाँ ये होगी कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल देखना यहाँ पे आसान हो जाएगा। ठीक है, दोनों के क्योंकि टेल से टेल मिली हुई है तो एंगल ऑब्वियसली देखना इजी हो जाएगा। अच्छा,
अब पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि जो दोनों ओपन हेड्स हैं, ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। जैसे ये कर दी मैंने, ए वेक्टर के हेड से पास होने वाली बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। सिमिलरली बी वेक्टर के हेड से पास होने वाली ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से, सच दैट एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। सबसे पहली चीज पैरेललोग्राम लॉ की ये है। अब जैसे ही ये डायग्राम बन जाए तो फाइनल स्टेटमेंट पैरेललोग्राम क्या देता है कि द वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन टेल टू द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब ये वाला कॉर्नर कॉमन टेल से और इस कॉर्नर तक को मिलाने वाला वेक्टर इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, तो पूरी स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। एक सिंपल लैंग्वेज में समझने वाली बात है, कोई तुमसे स्टेटमेंट नहीं पूछने वाला कि डिफाइन पैरेललोग्राम लॉ। तो अब ए वेक्टर और बी वेक्टर की टेल कॉमन रखी और कॉमन टेल से पैरेललोग्राम के डायगोनली अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाले वेक्टर को हमने यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर कह दिया। तो अब क्या ये सेम चीज है जो ट्रायंगल लॉ बोल रहा है? क्या पैरेललोग्राम लॉ भी यही बोल रहा है? आंसर इज यस। सोच के देखो, अगर मैं बी वेक्टर को यहां ना बना के यहां बना देता, इस डायग्राम में बी वेक्टर को मैं यहां भी तो बना सकता हूं। अगर मैं बी वेक्टर को यहां बना देता तो ये जो डायग्राम है ये ट्रायंगल लॉ वाला डायग्राम बन जाता। सिमिलरली अगर मैं ए वेक्टर को यहां बना देता तो ये वाला जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल ट्रायंगल लॉ का डायग्राम बन जाता। तो बस बनाने का तरीका फर्क है, अदरवाइज बात एक ही कह रहे हैं। पैरेललोग्राम लॉ भी और ट्रायंगल लॉ भी, दोनों ही लॉ एक ही बात को कहने के दो अलग अलग तरीके हैं, दैट्स इट। तो फॉर्मूले भी ऑब्वियसली पैरेललोग्राम लॉ का कोई फॉर्मूला पूछता है तो क्या बनेगा? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों हैं तो एक ही चीज। तो एक ऑल्टरनेट वर्जन ऑफ ट्रायंगल लॉ है जिससे हम थोड़ी सी डायग्राम और खूबसूरत बना सकते हैं। इनके बीच में एंगल देखना ईजी हो जाता है। ये वाला एंगल थीटा हम बोल सकते हैं, और जो फाई वाला एंगल हमने पढ़ा था, फाई एंगल कौन सा था? रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में एंगल, जिसका हमने एक फॉर्मूला भी रटा था। तो ये फाई है, ये थीटा है। तो दोनों एंगल्स देखने बड़े आसान है क्योंकि सबकी टेल्स मिली हुई हैं यहाँ पे, और एंगल सिर्फ तभी देखा जाता है जब टेल से टेल मिली हो वेक्टर्स की। तो ये क्लियर होगा, पैरेललोग्राम लॉ इज नथिंग बट एन अल्टरनेट वर्जन ऑफ ट्रायंगल लॉ। आगे बढ़ते हैं। पैरेललोग्राम लॉ का ही ये डायग्राम, वही थीटा और फाई मैंने यहाँ बना रखे हैं ऑलरेडी। तो थीटा अपना वही एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, एंड फाई इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो इसमें एक कॉमन सेंस या फील लेने वाली बात क्या है कि जैसे थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों फोर्सेस हैं, किसी एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाले दो फोर्सेस हैं। तो सोच के देखो, जौन सा फोर्स बड़ा होगा, जो भी फोर्स इन दोनों में बड़ा होगा, उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा रिजल्टेंट। मतलब कॉमन सेंस से फील करो, एक ऑब्जेक्ट है तुम्हारे पास, एक ऑब्जेक्ट के पास एक बंदा 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दूसरा बंदा 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है किसी और डायरेक्शन में। तो जो नेट फोर्स बनेगा वो ऑब्वियसली कॉमन सेंस से अगर हम फील करें तो 100 न्यूटन की तरफ बनेगा ज्यादा, और उसका मैग्नीट्यूड भी लगभग 100 के ही आसपास होगा। तो इस बात को हम यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव करने वाले हैं कि ऐसा कैसे है। मतलब मुद्दे की बात यह है, रिजल्टेंट वेक्टर अगर पैरेललोग्राम लॉ के डायग्राम में बनाएं तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है, जो ये ग्रीन वाला वेक्टर है, ये हमेशा बड़े वाले वेक्टर की तरफ इंक्लाइंड होता है। और अगर दोनों वेक्टर्स एकदम इक्वल हैं, ए और बी के मैग्नीट्यूड अगर एकदम इक्वल हैं, तो ये ग्रीन वाला वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर ठीक बीच में से पास होता है। मतलब फाई की वैल्यू जो है वो थीटा बाई 2 हो जाएगी, एकदम एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ निकलेगा ये। अगर ए और बी के मॉड बराबर हैं तो फाई की वैल्यू थीटा बाई 2 होती है। अगर ए बड़ा है बी के मैग्नीट्यूड से, ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है, ए का मैग्नीट्यूड अगर बड़ा हो जाएगा तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए की तरफ इस तरह से इंक्लाइन हो जाएगा, मतलब फाई छोटा हो जाएगा थीटा बाई 2 से। और अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड छोटा है बी के मुकाबले तो रिजल्टेंट वेक्टर बी की तरफ इंक्लाइन हो जाएगा, बड़े वाले की तरफ इंक्लाइन हो जाएगा, मतलब फाई की वैल्यू थीटा बाई 2 से बड़ी हो जाएगी। तो ये बातें ध्यान में रखनी है जिससे हमें एक अंदाजा लगाने में क्वेश्चंस के अंदर, आने वाले फिजिक्स के क्वेश्चंस के अंदर इस बात का
इस बात से काफ़ी मतलब हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा फोर्स बड़ा है। और एक फोर्स अगर वेरी वेरी लार्ज है, एक वेक्टर वेरी वेरी लार्ज है एज कंपेयर टू अदर वेक्टर मैग्नीट्यूड, तो हम अप्रॉक्सीमेटली दूसरे को निगलेक्ट भी कर सकते हैं, दूसरे की डायरेक्शन को भी निगलेक्ट कर सकते हैं, दूसरे के मैग्नीट्यूड को भी निगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस बात का एक प्रूफ भी देख लेते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर होने पर रिजल्टेंट ठीक एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग होता है, ऐसा कैसे प्रूफ। तो देखो, अब फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ डायरेक्टली, जो फॉर्मूला हमने इस वीडियो में डिराइव किया, tan phi इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया। अगर a और b के मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएंगे तो मैं b को भी a लिख सकता हूँ, तो b के मैग्नीट्यूड को a लिख दिया tan phi में, ये सारे a कट जाएंगे, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ए कटने के बाद। इसके बाद यूज क्या कर रहा हूं मैं, एक याद करो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा या डबल एंगल का जो फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन थीटा का मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 सिमिलरली। और कॉस 2x का फॉर्मूला बताया था मैंने 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 1 प्लस कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। जिसको फॉर्मूले याद नहीं आ रहे, एक बार मतलब याद कर लो इन्हें, ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी यूज होते हैं और जब यूज होते हैं तब तुम भूले बैठे होते हो, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। तो बार बार रिपीट करने से याद धीरे धीरे हो जाएंगे। तो एक बार दोबारा से, अगर तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो भी एक बार दोबारा से देख सकते हो। तो tan phi बन गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 और 2 कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं, एक कॉस थीटा बाई 2 भी कैंसिल हो जाएगा इस स्क्वायर के साथ, बचेगा क्या, tan थीटा बाई 2 बचेगा। तो tan phi की वैल्यू हेंस प्रूव हो गई, tan थीटा बाई 2 मतलब phi आ गया थीटा बाई 2। तो अगर a और b के मैग्नीट्यूड बराबर हैं तो ध्यान में रखने वाली बात है कि पैरेललोग्राम लॉ के डायग्राम में रिजल्टेंट हमेशा एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग या बिल्कुल ठीक बीच में होता है। आई होप क्लियर होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छी लग रही हैं, चीज़ें समझ में आ रही हैं, लाइक करो वीडियो को, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।